इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें हमने ये बताया था पिछले टर्न पे कि किस तरीके से हम लोग एक सिंगल स्लिट लेते हैं, सिंगल स्लिट, और सिंगल स्लिट के आगे एक डबल स्लिट वाली वॉल लेते हैं जिसमें 2 स्लिट होती है, और इन 2 स्लिट्स की वजह से सामने रखी हुई एक स्क्रीन होती है, उस पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको ऑब्टेन होता है। 2 स्लिट्स इसलिए यूज़ करते हैं एक स्लिट के बाद, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज़ बने। कोहेरेंट सोर्सेज़ की वजह से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो पाता है, मतलब किसी भी पॉइंट मतलब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे बनेगा, वो काफ़ी टाइम तक ऐसा ही बना रहेगा। ब्राइटनेस जिस एरिया में रहेगी, उस एरिया में ब्राइटनेस ही रहेगी, और जहाँ पे डार्क है, वहाँ पे डार्कनेस रहेगी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली विज़िबल रहेगा। कोहेरेंट सोर्सेज़ नहीं होंगे, तो जिस जगह पे ब्राइटनेस होती है, अगले मोमेंट उस जगह पे डार्कनेस भी हो जाएगी। फिर अगले मोमेंट उस जगह पे कुछ मीडियम इंटेंसिटी की लाइट आ जाएगी, ब्राइट और डार्क के बीच की। तो उससे क्या होगा कि इंटरफेरेंस सही से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे हम लोग। तो कोहेरेंट सोर्सेज़ जो होते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोगों के पास कई तरीके, तो उनमें से एक तरीका ये होता है कि एक सोर्स ऑफ लाइट, जो कि ये सिंगल स्लिट था, यहाँ से ऐसे-ऐसे लाइट आ रही थी, इस तरीके से। तो एक सोर्स ऑफ लाइट को 2 सोर्स ऑफ लाइट में स्प्लिट कर दें इस तरीके से। तो यहाँ से 2 रेज़ अपने आप निकलने लगती हैं अलग-अलग, एक इस स्लिट से निकलती है और एक वेव्स इस स्लिट से निकलती हैं। उनके इंटरफेरेंस से या उनके इंटरैक्शन से, सुपरपोज़िशन से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करते हैं, और चूँकि ये कोहेरेंट सोर्सेज़ हैं, इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहता है और अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम लोग। इसमें फिर हमने ये बताया था, डेरिवेशन करवाया था, और ये डेरिवेशन में ये करवाया था कि हमने ये माना था कि यहाँ से एक रे निकलेगी, यहाँ से एक रे निकलेगी, दूसरी रे इस स्लिट से निकलेगी। अब ये जो रे निकली है, ये मान लें स्लिट S1 है, और ये माना था स्लिट S2। S1 से जो P तक रे गई थी, इसको हमने माना था कि ये जो रे है यहाँ पे, ये जो वेव गई है, और एक ये वेव गई है, 2 वेव थी। अब इसमें जो है हमने ये कहा था कि जो y1, यहाँ पे y1 हमने इस वेव के लिए माना था कि इस वेव का इक्वेशन है y1 = a1 sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस के x1। तो हमने ये भी कहा था कि जब वेव्स यहाँ से चली हैं, तो उनके बीच में फेज़ डिफरेंस नहीं था, क्योंकि सेम सोर्स की वेव्स हैं। तो यहाँ पे फेज़ डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर P तक पहुँचने के लिए S1 को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है, वो कम है, मुकाबले S2 के जितना ट्रैवल करना पड़ा है P तक, S2 वाली वेव को। तो दोनों वेव्स अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल करके सेम पॉइंट तक पहुँची हैं, इसलिए दोनों में यहाँ पे तो फेज़ डिफरेंस नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगी, तो पाथ में डिफरेंस की वजह से फेज़ डिफरेंस आ गया। उसमें हमने ये बताया था कि y1 को जैसे हमने माना a1 sin ओमेगा t, तो y2 वेव को मान लिया था a2 sin ओमेगा t प्लस के x2, जहाँ पे x2 जो है वो पाथ है x2 के अलोंग का लेंथ है, और x1 है ये S1p के अलोंग की लेंथ। यहाँ पे ओमेगा को हमने बताया था कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये होती 2 पाई f। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 2 पाई मल्टीप्लाई कर दें, तो ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और हमने ये माना था उसके अलावा कि इसमें जो k होता है, k ये होता है वेव नंबर, और ये होता है 2 पाई बाई लैम्ब्डा। के होता है वेव नंबर, जहाँ पे लैम्ब्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ। अब चूँकि कोहेरेंट सोर्सेज़ हैं, सोर्सेज़ चूँकि कोहेरेंट हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों की हमने सेम मानी, इसलिए ओमेगा और के दोनों वेव्स का हमने सेम रखा। y2 का भी ओमेगा ओमेगा है और के है, और y1 के लिए भी ओमेगा और के रखा, बस पाथ में डिफरेंस है दोनों का। फिर हमने बताया था कि ये चीज़ को बोलते हैं फेज़। ये जो पार्ट होता है साइन के साथ, जो साइन का आर्गुमेंट होता है, वो फेज़ होता है ये। इसे हम लोग बोलते हैं फेज़। तो जो y2 वेव का फेज़ है और y1 वाली वेव का फेज़ है, उनमें डिफरेंस है, उनका डिफरेंस है। ये वाली फेज़ और ये वाली फेज़ में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल करके पॉइंट P तक पहुँची हैं। तो हमने कहा था कि जो फेज़ डिफरेंस है, फेज़ को हम क्या बोलते हैं, फाई। तो हम मान लें कि हमारा जो फेज़ डिफरेंस है, तो y2 वेव का मान लें फेज़ फाई2 था, और इसका फेज़ फाई1 माना था। तो फाई2 माइनस फाई1, ये क्या हो जाएगा, फाई2 माइनस फाई1? ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू।
यहाँ से हमें मिला था ओमेगा टी कैंसिल हो गया था, ये x2 है और ये x1 है। यहाँ से हमें मिला था k x2 माइनस x1। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा x, और इससे k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये हमने ऑब्टेन किया था, इसका आगे यूज किया था। फिर हमने इसमें हमने इससे पहले ये कहा था कि जो y1 है और y2 है, तो हमने ये माना था कि लेट y1 एंड y2 बी द be the displacement at point P due to हमने बताया कि था कि ये सिंपल हार्मोनिक वेव्स माना है हमने, ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। तो y1 और y2 वो डिस्प्लेसमेंट है जो S1 से आने वाली वेव पॉइंट P पे कराएगी, और y2 वो डिस्प्लेसमेंट है जो S2 से आने वाली वेव P पर कराएगी। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट P वाले पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट y क्या होगा, y1 प्लस y2 ये होगा। अब y1 प्लस y2 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस लाइट आ रही है। हाँ दिमाग की बत्ती चल गई तुम्हारी बिल्कुल तेज, हाँ और कान खड़े हो गए। चलो सही है, साहिल तो बिना वजह वो जासूस के नाम पे बदनाम है, दिमाग और नजर तो तुम्हारी तेज है। हाँ तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, अब इनको हमें ऐड करना था, तो सारा थोड़ा सा जो इसमें टिपिकल चीज आई थी वो यहीं पे आई थी। हमने क्या किया कि a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, इन दोनों को ऐड किया, जो हमने बताया था नेट सुपर डिस्प्लेसमेंट। पोजिशन के हिसाब से नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए कि y पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो y है वो p पॉइंट पर क्या होगा वो निकालने के लिए। तो इसमें हमने बताया था कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, जैसे y1 का अपना कुछ एम्पलीट्यूड और अपना कोई फेज था साइन के साथ, उसी तरीके से ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा पॉइंट P वाले पार्टिकल का, उसका भी अपना कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसको हमने AR से रिप्रेजेंट किया होगा, और इसका कुछ फेज होगा, इसका कुछ फेज होगा। अब वो फेज हमें निकालना था और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना था। तो हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि A1 और A2 को वेक्टर्स के जैसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A1 और A2 को वेक्टर्स के जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने A1 को रिप्रेजेंट किया था ऐसे, तो रिप्रेजेंटिंग A1 एंड A2 एज वेक्टर्स, A1 A2। अब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल वही होगा जो इनके बीच का फेज डिफरेंस था, ये डेल्टा फाई या फिर सिर्फ फाई। तो ये था फेज डिफरेंस फाई। अब यहाँ पर इन दोनों का जो पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम जो बनेगा इन दोनों का, तो उसकी जो डायगोनल होगी इन दोनों वेक्टर्स के थ्रू पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से वो इनका वेक्टर सम होगा ए आर, और यही होगा हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पर हमें पता है कि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दो वेक्टर्स के एडिशन जब होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हुए उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस उनके बीच का एंगल कॉस फाइव, ये होता है। तो यहाँ से हमको ए आर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिला। अच्छा उसके अलावा अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल हमारा क्या है थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा क्या हो गया हमारा ए आर जो वेक्टर है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाला एम्पलीट्यूड, इसका A1 से कितना एंगल थीटा, और ये भी वेक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हमें पता है कि जो tan थीटा होता है tan थीटा वो क्या होता है A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, A2 साइन
फाई, जहाँ पे फाई क्या है, एंगल बिटवीन A1 एंड A2 अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये होता है थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा मिला tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। अब यहाँ पे एक चीज बताते चले कि ये जो हमने AR निकाला और जो थीटा, थीटा क्या है, थीटा फेज थीटा निकालने डिफरेंस, से क्या होगा? थीटा ये फेज डिफरेंस है उसका, हमारे ये जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट y यहाँ पे हमने साइन छोड़ रखा था उसका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस ऑफ थीटा क्या है हमारा, फेज डिफरेंस ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट y, y का नेट डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, उसका फेज आपने वो डिफरेंस। कैसे निकाला? tan थीटा मतलब कौन से फॉर्मूले से? ये फॉर्मूला होता है, ये tan थीटा इक्वल्स टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है इसका, और अगर एक नीचे वाले वेक्टर का एंगल बीच में थीटा है, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। जैसे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई ये फॉर्मूला होता है, वैसे ही tan थीटा इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक फॉर्मूला है, इसको डेराइव कराया जाता है और इसको इस तरीके से मेमोराइज किया जाता है। जब भी एंगल निकालना होता है रिजल्टेंट वेक्टर और किसी ओरिजिनल वेक्टर के बीच में, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो वहां से है ये, ठीक है। हम्म मतलब वो बाद में इसको थोड़ा प्रूविंग इसकी लंबी होती है, उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। मतलब ये A1 जैसे रहता है और ये AR है, ये AR है, तो A2 इधर है, तो इस A2 को तुम इधर भी शिफ्ट कर सकते हो ऐसे, ये A2 हो गया तुम्हारा। फिर इनके बीच में A1 और A2 के बीच में फाई एंगल था, तो यहाँ पर भी एंगल फाई बन जाता है। फिर इसके अलोंग तुम निकालते हो A2, ये कॉस फाई होता है, A2 कॉस फाई। और यहाँ पर ऐसे बनता है हमारा A2 साइन फाई। तो इसकी मदद से हम लोग tan थीटा फिर अपना निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस पूरे ट्राइंगल में। तो वो रहता है उसमें, अभी हमको नहीं जाना है उन चीज़ों में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो केस, ये फॉर्मूला निकालते हैं tan थीटा का हम लोग, वो उतना ज़रूरी नहीं है। खैर थीटा भी निकालना इतना ज़रूरी नहीं था हमें, मेन मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से। थीटा तो फिर भी इसलिए निकाल दिया ताकि ये पता रहे कि यहाँ साइन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है उसका फेज कैसा रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया पर इसका रिजल्टेंट फेज है वो भी पता चल जाए। तो हमने थीटा इस तरीके से निकाला ये फॉर्मूला यूज करके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता है हमें, और हमें ये भी पता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट y है उसका किस तरीके से हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ए आर साइन, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा कुछ यहाँ पे आ जाएगा अपना, क्लियर, क्लियर। कहाँ पे आ गया थीटा? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा, मतलब कुछ इतना फेज डिफरेंस है प्लस थीटा का, ठीक है। हम्म ऐसा लिखते हैं, मतलब कहते ये हैं कि अगर दो वेव्स हैं, एक वेव साइन ओमेगा टी है और दूसरी कुछ और है साइन ओमेगा टी समथिंग, एक ये y2 है और एक ये y1 है। अब कहते ये हैं कि अगर y1 y2 के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे शो करते हैं प्लस फाई। तो पहली ओमेगा टी होती है, दूसरी ओमेगा टी प्लस फाई होती है। तो वही हमने किया, थीटा का फेज डिफरेंस था तो हमने थीटा ऐड कर दिया। तो ये वेव का है, इसमें उतना जो है सर मारने की हमें। फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस का मतलब, फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि उस दिन हमने बताया भी था, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि जैसे कि हमारा ये पॉइंट कंसीडर हम कर रहे हैं, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट पी अंडर कंसिडरेशन, हमारा पॉइंट पी है। तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर कोई वेव चली ऐसे, ठीक, तो इसको बल्कि हम लोग थोड़ा सा और अच्छा सा बना सकते हैं। अब अब अगर इस वेव को देखो, तो ये वेव पॉइंट पी पर पहुंच करके अपने जीरो वाली वैल्यू की तरफ जा रही है। ये वेव जीरो हो रही है बिल्कुल, यहाँ पे मैक्सिमम ले रही है, यहाँ पे मिनिमम ले रही है, यहाँ पे जीरो हो रही। अब दूसरी वेव हम्म जो इसी के साथ चले लेकिन कुछ इस तरीके से हो,
ठीक है? अब अगर इस वेव को देखो नीचे वाली को, तो वो क्या है कि वो पॉइंट P पर अपना मैक्सिमम ले रही है। मैक्सिमम की तरफ जा रही है, इसका ये लाइन है, इसकी ये लाइन है। तो ये पॉइंट P तक पहुँचते-पहुँचते अपना मैक्सिमम ले रही है। ये इसका मिनिमम है, ये 0 वाला पॉइंट है। तो अगर हम ऊपर वाली वेव को देखें और जो पॉइंट बी से चली वेव है, दोनों वेव्स को अगर देखें, तो दोनों पॉइंट पी पर पहुंच के अलग-अलग फेज में हैं। ये वाली 0 अपने वैल्यू ऑब्टेन कर रही है और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रही है। तो इस ये जो डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने पर, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसी डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। यही होता है हमारा फेज डिफरेंस कि एक वेव मैक्सिमम फेज में पहुंच रही है और दूसरी वेव अपने 0 वाले फेज पे पहुंच रही है। तो इसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे दोनों वेव्स सेम फेज में स्टार्ट हुई थी, मतलब ये भी ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रही थी, और ये भी। पर यहाँ पॉइंट पी तक पहुँचते-पहुँचते चूँकि दोनों की वेवलेंथ अलग है, दोनों की वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है और इसकी वेवलेंथ अलग है। उस वजह से ये यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते अलग-अलग फ़ेज़ में हो गई हैं। कभी-कभी फ़ेज़ डिफ़रेंस, और यहाँ पे दोनों का लेकिन डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया था। डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रैवल किया। तो यहाँ पर इनके बीच में जो फ़ेज़ डिफ़रेंस आया, वो इनके नेचर की वजह से आया, इनके वेवलेंथ वगैरह की वजह से आया। दोनों की वेवलेंथ अलग थी, तो इस वजह से यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते इस वेव का डिज़ाइन कुछ और होता है और यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते इस वेव का डिज़ाइन कुछ और हो गया इसी पॉइंट तक पहुँचते-पहुँचते। पर हमारा जो इंटरफेरेंस वाला हम केस अपना ये कंसीडर कर रहे हैं, इस केस में हमने क्या बताया है कि वेवलेंथ यहाँ पे लैम्ब्डा, लैम्ब्डा सेम है इस वजह से के सेम रखा। तो वेवलेंथ सेम है और ओमेगा सेम रखा। ओमेगा डिपेंड करता है फाई फ्रीक्वेंसी पे, यानी जो फ्रीक्वेंसी है एफ, वो भी सेम है दोनों वेव्स की। तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम है। तो फिर क्यों डिफरेंस आया? पाथ की वजह से। क्योंकि जब तक ये S1 से चली वेव, S2 से चली वेव, स्टार्टिंग में तो सेम फेज में थी क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ है। पर S1 ने सिर्फ x1 डिस्टेंस चला। तो हो सकता हो कि S1 वाली वेव यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते जब अपना मैक्सिमम ले रही हो, तो यहाँ वाली वेव चूँकि ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है, तो हो सकता है इस डिस्टेंस तक पहुँचते-पहुँचते ये अपना मिनिमम ले रही हो दूसरी वेव। तो यहाँ पे इनमें पाथ की वजह से फेज़ डिफरेंस आया, इसीलिए हमने यहाँ पे पाथ को कंसीडर किया। पाथ के डिफरेंस की वजह से फेज़ डिफरेंस आया। यहाँ पे हमने दोनों का फेज़ था ओमेगा टी प्लस के एक्स2 और इसका फेज़ था ओमेगा टी प्लस के एक्स1। दोनों के फेज़ को सब्ट्रैक्ट किया, तो ओमेगा सेम होने की वजह से कट गया और सिर्फ एक्स2 एक्स1 यानी पाथ में आए डिफरेंस की वजह से फेज़ में डिफरेंस मिला हमें। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा समझ सकते हैं इस तरीके से कि हमारा पॉइंट P था, ये हमारा पॉइंट S1 था और उससे भी नीचे हमारा पॉइंट S2 था। अब S1 से हमारी अगर हम मान लें कि एक वेव चली, अ, या हम पॉइंट P को मान लेते हैं इसे कि हमारी एक वेव चली इस तरीके से। अब ये वेव हमारी मिनिमम ले रही पॉइंट P पर, पॉइंट P पर पहुँचते-पहुँचते अपना मिनिमम ले रही है। अब दूसरी वेव हमारी S2 से चलेगी, S2 से हमारी दूसरी वेव चलेगी। ये हमारी दूसरी वेव चली S2 से पॉइंट P की तरफ। अब हमारी जो दूसरी वेव थी अगर देखो, तो पॉइंट P तक पहुँचते-पहुँचते अपना मैक्सिमम ले रही है। अब S1 से चली वेव SP पर पहुँच के मिनिमम ले रही है, S2 से चली वेव P पर पहुँच के मैक्सिमम ले रही है। दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस है और ये फेज़ डिफरेंस आया दोनों के पाथ में डिफरेंस की वजह से, वरना अगर दोनों का सेम पाथ होता, मतलब दोनों के पाथ सेम लेंथ के होते, तो हो सकता है ये जितना चली, ये x1 चली थी, x1, और ये x2 चल के पहुँची है, ज़्यादा डिस्टेंस, x2 ग्रेटर दैन x1। इसने इस नीचे वाली वेव ने x1 डिस्टेंस शायद हो सकता हो कहीं यहाँ पर इतने में ही कवर कर लिया हो, इतने तक। यहाँ पर इसने x1 पहले ही कवर कर लिया था। तो यहाँ पर देखो इसका था मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम था और x1 पे इसका मिनिमम है। तो फेज़ दोनों का सेम था ऑलरेडी, पर पाथ अलग हो जाने की वजह से उस पाथ को कवर करते-करते जब S2 पहुँची है, तो मैक्सिमम फेज़ में हो चुकी है और S1 सिर्फ़ x1 लेंथ चली इसलिए मिनिमम है। हो सकता हो S1 को अभी हम आगे बढ़ाएँ यहाँ से और इसको ले जाएँ x2 तक, तो हो सकता है ये अपने यहाँ मिनिमम पे पहुँचे और ये जो लेंथ हो, ये
ये पूरी x2 हो जाए स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की। जब ये x2 पे ये मैक्सिमम ले रही तब वो भी आगे x2 पे मैक्सिमम लेगी। लेकिन बात ये कि पॉइंट P S1 वेव के लिए पहले आ गया और S2 के लिए बाद में आया, तो दोनों अलग-अलग फेज में पहुंची, जबकि स्टार्टिंग में दोनों का फेज सेम था। तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ फेज डिफरेंस पाथ की वजह से आ रहा है। और जो पिछला एग्जाम्पल हमने दिखाया था, यहाँ दोनों की डिस्टेंस देखो x थी और x थी, दोनों सेम डिस्टेंस से ली थी, लेकिन फिर भी फेज डिफरेंस आ गया था, वो उनके वेवलेंथ नेचर की वजह से था। तो अभी हम लोगों ने सेम नेचर की वेव कंसिडर की, सेम वेवलेंथ लैम्बडा और सेम फ्रीक्वेंसी f की। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वजह से डेल्टा एक्स की वजह से डेल्टा फाई आया, वो हमने कैलकुलेट किया था। तो अब हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और थीटा निकाल लिया है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है नेक्स्ट, ये देखना कि हमें पता है, अब ये तो समझने वाला है, इसको समझने तक रखते हैं। हमें पता है, वी नो कि जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, जहां पर डेंसिटी रो क्या होता है, डेंसिटी होती है मीडियम, मीडियम डेंसिटी होती है, और वी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। और ये जो एफ होता है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, जिनकी बात चल रही है उस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे जो हम दो वेव कंसिडर कर रहे हैं, S1 और S2 से निकली हुई वेव को, तो S1 और S2 वेव दोनों सेम मीडियम में है और दोनों सेम नेचर की हैं, तो सेम मीडियम में है, तो रो और वी आई दोनों वेव के लिए सेम रहेगा, रो और वी। S1 और S2 वाली वेव के लिए मीडियम सेम है। और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये रो और वी मीडियम की प्रॉपर्टीज होती हैं, डेंसिटी मीडियम की, और किसी वेव की मीडियम में कितनी वेलोसिटी होगी वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो रो और वी दोनों मीडियम प्रॉपर्टीज है, सेम मीडियम की वजह से सेम रहेंगी। अब एफ की बात करें अगर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है यहाँ पे, वो दोनों वेव्स की सेम है, क्योंकि सेम नेचर की वेव्स है हमारी। तो हमारा जो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ, रो और वी सेम होने की वजह से हमारी इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। एम्पलीट्यूड दोनों का अलग है, उसी से दोनों की इंटेंसिटी अलग होगी, बाकी सब चीजें सेम है, 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें मिला कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी हटा करके, प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगाते हैं और लिखेंगे आई इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। तो अब आई इक्वल्स टू के स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या मिला, ये है हमारा आई इक्वल्स टू के स्क्वायर। यहाँ से हमें मिला कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई आर, वो क्या होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगी। अच्छा, एक तो चीज ये है, साथ ही साथ एक और चीज होगी, ऑल्सो इंटेंसिटी वन, जो y1 वाली वेव थी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, a1 का स्क्वायर इंटू के, और I2 जो है यानी सेकंड वेव की इंटेंसिटी, वो क्या होगी, सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू के। I1 इक्वल्स टू के a1 स्क्वायर एंड के a2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देखो IR को देखना, k टाइम्स AR स्क्वायर है, और AR स्क्वायर अभी हमने निकाला, ये होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। लिख देते हैं यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हो जाता है। अब के हमारा मल्टीप्लाइड हो जाएगा दोनों में, के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos फाई, ये हो जाएगा 2 के a1 a2 cos फाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे के a1 स्क्वायर क्या है, I1 है, के a1 स्क्वायर ये क्या है, I1 है, के a2 स्क्वायर क्या है, I2 है। तो यहाँ पे हम फाइनली आई आर को लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस यहाँ क्या था, 2a1, 2 के a1 a2 cos फाई है, 2 के a1 a2 cos फाई है। तो हम के a1 a2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, के को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के लिख सकते हैं, a1 a2 cos फाई। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट के a1 को मिला लेंगे और अंडर रूट के a2 को मिला लेंगे। अंडर रूट के a2 क्या है, अंडर रूट I2 है। अगर I2 का अंडर रूट कर दें तो इधर क्या मिलेगा, अंडर रूट के इंटू A2 मिलेगा। तो अंडर रूट के इंटू A2 ये क्या देगा हमें, अंडर रूट ऑफ I2। और अंडर रूट के और A1 क्या देगा हमें, अंडर रूट ऑफ I1। यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है
इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi, ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसी को लिख देंगे यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos phi। यही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन किसी गिवन पॉइंट पर, किसी गिवन पॉइंट पर, किसी गिवन पॉइंट P पर। ये हम लोगों ने इतना डिराइव किया था लास्ट टर्म पे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। और बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने उसमें ये बताया था कि हमारा जो यहाँ पर ये रहता है S1 और S2 वेव की वजह से पॉइंट P पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट Y, उसकी मदद से हम इंटेंसिटी निकालते हैं। और हमने बताया था कि आगे चल के बताएंगे कि कैसे किसी पॉइंट पर वेव, किसी पॉइंट के जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से उस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये जो रिलेशन हमने बताया ये वाला, यहाँ से हमें मिलता है ये चीज़ कि एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है इफेक्ट करता है इंटेंसिटी को। तो ये इतना हमने बताया था, आई आर इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो इंटरफेरेंस जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है कि दो वेव्स सेम फेज में मिलती हैं। मतलब जैसे कि ये पॉइंट P था, एक वेव हमारी आई इस तरीके से, यहाँ नीचे से आई और यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम ले ली। दूसरी वेव हमारी आई नीचे से इस तरीके से और वो भी यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम ले ली। तो दोनों ही वेव्स अपना अपना मैक्सिमम ले रही हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि पॉइंट P पर एक वेव हमारी पहुंचे इस तरीके से अपना मैक्सिमम ले और दूसरी वेव पहुंचे इस तरीके से अपना मिनिमम ले, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें क्या चाहिए कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब इंटेंसिटी या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है सुपरपोजिशन होने के बाद दोनों वेव्स का, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है, वहां पे जहाँ पे वेव्स, दो वेव्स ओवरलैप करने के लिए सेम फेज में होती है वहां पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। और फॉर्मूला अगर देखो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी भाई, I1 I2 तो कांस्टेंट है कि दोनों वेव के लिए, पहली वेव के लिए I1 उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, दूसरी वेव Y2 उसके लिए उसकी इंटेंसिटी I2 कांस्टेंट रहेगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज किस वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो फेज में डिफरेंस आ रहा है वेव्स का उसकी वजह से चेंज हो रही है। यानी कि जो cos phi वाला टर्म है यही हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो cos y को अगर हम cos phi को अगर हम मिनिमम कर दें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी, और cos phi को मैक्सिमम कर दें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो cos phi हमें पता है कि cos phi की वैल्यूज +1 मैक्सिमम से लेके -1 मिनिमम तक रहती है खाली, बस यही वैल्यूज के बीच में cos phi हमारा घूमता है। मैक्सिमम +1 ले सकता है और सबसे कम cos phi की वैल्यू -1 हो सकती है। तो जब cos phi मैक्सिमम हो गया यानी +1, तब IR भी मैक्सिमम होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स सेम फेज में ओवरलैप कर जाती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इस तरीके से सॉलिड वाली जो लाइन है वो भी अपना मैक्सिमम ले रही पॉइंट P पर, और डैश वाली जो कर्व है, वेव है, वो भी पॉइंट P पर अपना मैक्सिमम ले रही है। तो जब सेम फेज में दो वेव्स रहती हैं तो उनकी वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और y डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ये इंटेंसिटी IR होती है रिजल्टेंट इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत ब्राइट हो जाता है। तो इस वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसका उल्टा जब वेव्स अपोजिट फेज में होती हैं, डैश वाली सॉलिड वाली ऊपर जा रही है मैक्सिमम ले रही है और डैश वाली नीचे की तरफ मैक्सिमम ले रही है, अपोजिट में बिल्कुल। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डैश वाली तो मिनिमम ले रही है ना? क्या चीज? डैश वाली तो मिनिमम ले रही है ना? हाँ, डैश वाली मिनिमम ले रही है, मिनिमम से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब तो यही होता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। हाँ।
तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में अपना मैक्सिमम ले रही हैं। वेक्टर हम इसमें वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अभी हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस, जब वेव्स सेम फेज में मिलती हैं और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो फॉर्मूले के हिसाब से इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब cos फाई मैक्सिमम होगा, यानी कि +1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन cos फाई इज इक्वल्स टू +1। अब ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि cos फाई 1 कब होता है? जब 0 होता है फाई। cos 0 1 होता है, तो हमें ये पता है कि ये कब होगा, cos फाई इक्वल्स टू +1 कब होगा? व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0। उसके अलावा और कब होता है? और कब होता है? क्या बोला आपने भी, समझ नहीं पाया। ये भी नहीं समझ पाया कि cos फाई 1 क्यों लिया। नहीं नहीं, वो समझ गया ना, वो मैक्सिमम होता है ना रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी। होता है, तो हमने कहा कि cos फाई जब मैक्सिमम 1 होता है तो उस वक्त फाई क्या होता है? cos फाई को 1 होने के लिए फाई को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। उसके अलावा और कौन से एंगल होते हैं? 2 पाई होता है। 2 हाँ पाई, हाँ cos 2 पाई पर भी cos मतलब 2 पाई पर भी cos 2 पाई 1 हो जाता है। 4 पाई हाँ, पर cos 2 by 1। 4 पाई पर cos 1 हो जाता है। इसी तरीके से 2 पाई ऐड करते जाएं तो मिलता जाएगा। तो फाई का जनरल फॉर्म हमें क्या मिला? जनरल फॉर्म हमें मिला 2m पाई, जहां पे m की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि फाई जो है वो इवन मल्टीपल होना चाहिए, 2 के मल्टीप्लिकेशन के जैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। फाई जो होता है हमारा वो क्या रहेगा? इवन इवन मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई। बाय। जब जब हमारा फेज डिफरेंस यानी फाई फेज डिफरेंस है इस तरीके से रहेगा कि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहे, तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। जिन जिन पॉइंट्स पर वेव्स इस तरीके से मिले कि वहां पे वेव्स का आपस में डिफरेंस 2m पाई के ऑर्डर में हो, तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। और फाई का इस तरीके से होना है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब कि वो सेम फेज में है। फेज डिफरेंस 5 होता है और वो 0 है, यानी नो फेज डिफरेंस, यानी सेम फेज में है। तो मैं कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन वेव्स आर इन सेम फेज, जो कि ऊपर वाले डायग्राम में है भी, व्हेन वेव्स आर इन सेम फेज। तो हमने फेज डिफरेंस निकाला। पाथ डिफरेंस क्या होगा? मतलब कितना पाथ कवर करके दोनों पहुंचे हैं कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ये पता करना हो तो जो फॉर्मूला था फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, जहाँ पे 5 फेज डिफरेंस और एक्स पाथ डिफरेंस, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स क्या होगा? एक्स होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, ये हो जाएगा एक्स हमारा। पर फाई क्या है हमारा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई क्या है हमारा? 2m पाई। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई को रख देंगे 2m पाई, यहाँ से 2 और पाई कट गया और हमें क्या मिला? m लैम्डा। यानी पाथ डिफरेंस क्या हो? मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ है वेव की, यानी पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। और यहाँ पे इवन या ऑड मल्टीपल वाला केस नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल। एम की वैल्यू क्या लिया था हमने? 0 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी। तो हमारा इस केस में हमारा एक्स क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है लैम्डा 0 हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है, 4 लैम्डा हो सकता है, 5 लैम्डा हो सकता है, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ क्लियर है। 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम cos फाई 1 रख दें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? आई आर, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 होगी। cos फाई गायब हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। यानी कि i1 और i2 इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो इंटेंसिटीज हैं उनके सम से ज्यादा होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2i1 i2 इस फैक्टर की वजह से। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज greater than sum of individual intensities of of
टू वेव्स। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज को जोड़ के जो सम आता है उससे भी ज़्यादा होती है कंस्ट्रक्टिव के केस में। पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो सम के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, ये होता है। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस हो गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होना चाहिए कि जो हमारा ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये अलग केस होता है कि दोनों वेव्स ऑपोजिट फेज में पहुंचती, एक ऊपर मैक्सिमम ले रही है और ये वाली नीचे मैक्सिमम ले रही है। इस पॉइंट पर ऑपोजिट फेज में पहुंचेंगी तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है, डार्क फ्रिंज मिलती है। इंटेंसिटी मिनिमम होने के लिए कॉस फाई अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा -1। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम कब होगी? जब कॉस फाई हमारा -1 होगा। और कॉस फाई -1 कब होता है? जब फाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। ये कब होता है? जब फाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई और सो ऑन। तो ये क्या है? ये ऑड मल्टीपल में आ रहा है, 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में। तो ये क्या हो जाएगा? 2m प्लस 1 पाई, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है? m इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, वहां पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। उसके अलावा वेव्स जो होती हैं ऑपोजिट फेज में पहुंचती हैं, तो वेव्स आर इन ऑपोजिट फेज। पाई का फेज डिफरेंस आता है, आर इन ऑपोजिट फेज। एक तो ये चीज होती है। अब जिस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई या फिर यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? मतलब किस तरीके से दोनों वेव्स पहुंचे उस जगह पे, किस पाथ को लेते हुए दोनों वेव्स पहुंचे कि उनके बीच में इस तरीके का पाथ का डिफरेंस आ जाए कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो फिर से हम फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से? लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई, पर हमारा इस केस में फाई क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई की जगह लिखेंगे 2m प्लस 1 इंटू पाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इतना इतना होना चाहिए हमारा पाथ डिफरेंस x, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। वेवलेंथ का ऑड, हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, हाफ ऑफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा पाथ डिफरेंस क्या था? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लैम्डा था, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल होगा। मतलब जो x है उसकी वैल्यूज हमारी कुछ इस तरीके से आएंगी कि लैम्डा बाई, जैसे m की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो आ जाएगी लैम्डा बाई 2 और 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से। तो जब ऐसा पाथ डिफरेंस होगा तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्लियर है? डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम्म अब यहाँ पे फिर एक केस और होता है कि अगर दो स्लिट्स इस तरीके से रखी गई कुछ कुछ दूर पर, S1 और S2, ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है। इनके बीच में, स्लिट के बीच में सेपरेशन जो है स्मॉल d का है, और एक स्क्रीन फिर रखी गई। एक स्क्रीन रखी हमने यहाँ पे, और स्क्रीन हमने रखी d डिस्टेंस पर, कैपिटल d डिस्टेंस पर। उसके अलावा हमारी जो रेज हैं वो निकलेंगी अब।
रेज हमारी यहाँ ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट कोई P पॉइंट है। पॉइंट P पर हमारी S1 और S2 से निकली हुई रेज पहुंचेंगी एक एक करके। यहाँ से निकली और एक रे पहुंची, S2 से निकली और एक रे यहाँ पहुंची। ये हमारी बीच वाली नॉर्मल लाइन, हम इसको बना लें यहाँ से एक, ये बना लें, इस तरीके से हो जाएगी। अब पॉइंट P की बात चल रही है, पॉइंट P की, और ये जो है पॉइंट P एक्स पोजीशन हो, एक्स पोजीशन ऊपर हो, इतना मीटर ऊपर हो बेस लाइन से, हमारी मिडिल लाइन से, जो लाइन ऑफ सिमेट्री कह लें इसको या सेंटर लाइन कह लें। तो यहाँ से एक्स पोजीशन ऊपर है हमारा पॉइंट P। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, पहले तो बता देते हैं क्या क्या है, किसको क्या कहते हैं। कैपिटल D जो है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, T जो है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। स्मॉल d क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है S1 और S2 के बीच का। ये पॉइंट P हमारा, और ये x क्या है, पोजीशन, x क्या है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज है हमारा x1, जो भी हमारा यहाँ पे फ्रिंज ऑब्टेन होगा उसकी पोजीशन है यहाँ पे। बाकी ये रेज निकलनी S1 S2 की, मान लेते लैम्डा वेवलेंथ की है लाइट हमारी। अब यहाँ पर जो x है, x पोजीशन ऑफ फ्रिंज, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले कहते हैं पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की निकालना हो कि स्क्रीन पर कितना ऊपर या फिर कितना नीचे की तरफ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज x होता है m d लैम्डा बाई स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d लैम्डा, ये होता है। जहां पर m क्या होता है, m की वैल्यू रखते हैं हम लोग रेंजिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। अब यहाँ पर m की वैल्यू रखने पर अलग अलग ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन मिलती है। एट m इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m जब 0 होगा यानी कि पहली ब्राइट फ्रिंज, तो x 0 होगा, यानी ये कोई डिस्टेंस नहीं होगा, यानी यहीं पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो होता है, ये जो पोजीशन होती है, ये होती है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज यहीं पे बनती है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और जो सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज होती है, जो बिल्कुल बीच में बोलती है, बनती है, इसको हम लोग सेंट्रल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में बनती है। तो सेंटर में डार्क फ्रिंज नहीं बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको सेंट्रल मैक्सिमम भी बोलते हैं। और चूंकि m 0 रखने पर आई, तो इसको हम लोग जीरो ऑर्डर फ्रिंज भी बोलते हैं, जीरो ऑर्डर फ्रिंज। अब हमें बाकी निकालना है कि इसके बाद तो खैर डार्क वाला आएगा पार्ट, फिर इसके बाद ब्राइट वाला आएगा। तो अब ये ब्राइट वाला कितनी डिस्टेंस पे होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, m की वैल्यू 1 रख देंगे, एट m इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाई d, m की वैल्यू 1 रखा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x1 वाली। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन पर कितनी ऊंचाई पर, मतलब अबव द सेंट्रल लाइन किस पोजीशन पे होगा, ये निकालते हैं एक्स की मदद से। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकलती है, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है m प्लस हाफ होता है डी लैम्डा बाई डी का, इसका हाफ होता है m प्लस हाफ डी लैम्डा बाई डी। तो ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज आती है। यहाँ पर भी m की वैल्यू 0, 1, 2 रख सकते हैं हम लोग,
अलग अलग m की वैल्यू रखते जाएंगे, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज मिलती जाएगी। सबसे पहली डार्क फ्रिंज m0 रखने पर मिलेगी, क्या होगी, d लैम्डा बाई डी, और यहाँ 0 होगा तो हाफ, तो वो m0 रखने पर सबसे पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी। दूसरी डार्क फ्रिंज निकालना है तो m की वैल्यू 1 रख देंगे। इस तरीके से डार्क फ्रिंज किस पोजीशन पे बनेगी स्क्रीन पर वो पता चलता है। इसके बाद एक चीज होती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो फ्रिंज विड्थ ही होती है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या फिर और डार्क फ्रिंज। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। मतलब ये हमारी एक मान लेते हैं कि ये एक हमारी डार्क फ्रिंज है, फिर बीच में ये वाइट वाइट फ्रिंज है ब्राइट वाली, फिर एक हमारी ये डार्क फ्रिंज आ गई, फिर हमारी ये ब्राइट के बाद अभी एक और डार्क आ गई, फिर ये हमारी ब्राइट के बाद ये बीच में वाइट वाली ब्राइट वाली है, और ये ब्लैक वाली कौन सी है, डार्क वाली फ्रिंज है। तो यहाँ पर जो दो कंसेक्यूटिव वाइट ब्राइट फ्रिंजेस लें, जैसे कि ये इतनी और ये इतनी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इतना, ये एक फ्रिंज विड्थ कहलाता है। या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, ये फ्रिंज विड्थ होती है। फ्रिंज विड्थ, ये डेफिनेशन होती है फ्रिंज विड्थ की। और ये भी कहते हैं कि विड्थ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ऐसा नहीं है कि हर डार्क और ब्राइट फ्रिंज अलग अलग विड्थ की होती, नहीं, सारी डार्क और ब्राइट फ्रिंज जो होती हैं उनकी विड्थ सेम होती है। विड्थ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम। एक तो ये चीज होती है, सारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। अब फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा इस लेटर से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। ये फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो m नहीं आ रहा है, m फैक्टर जो पोजीशन में आ रहा था कि पहली पोजीशन वाली का जो x होता था, x निकालते थे हम लोग, तो पहली फ्रिंज की पोजीशन x, दूसरी फ्रिंज की पोजीशन यहाँ से आती थी, वो m पे डिपेंड करती थी, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज जो रहती थी उस पे डिपेंड करती थी कि फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, m पे नहीं डिपेंड कर रही, यानी कोई भी फ्रिंज लें, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, सबकी विड्थ सेम आएगी क्योंकि m पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हमने बोला कि विड्थ ऑफ ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम, ये इसी से आया कि सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी पोजीशन सेम रहेगी, बीटा सेम रहेगा सबका क्योंकि m पे डिपेंड नहीं कर रहा बीटा। एक चीज है लेकिन, बीटा यहाँ पे देखोगे तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी। इसीलिए यहाँ से ये कहा जाता है कि लाइट ऑफ greater wavelength has broader fringe, right? Light of greater wavelength has broader fringe width, has broader fringe या फिर greater fringe width। उसके अलावा अगर इस एक्सपेरिमेंट को अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर में डाल दिया जाए, पूरा यंग्स डबल स्लिट वाला एपरेटस वाटर में करा जाए, एयर के बजाय मीडियम जो है वाटर हो जाए, तब क्या होगा। तो हमें पता है कि वेवलेंथ जो होती है लाइट की वो किसी भी मीडियम में जाते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उतने टाइम्स कम हो जाती है। पहले लैम्डा थी, उसके बाद जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम में गए जैसे वाटर, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है, यानी लैम्डा ऑफ वाटर, वेवलेंथ ऑफ वाटर कम होगी। यानी एयर के मुकाबले, जब एयर में एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसके मुकाबले वाटर में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वेवलेंथ लैम्डा घट जाएगा, और लैम्डा घटने से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है बीटा के साथ, फ्रिंज विड्थ के साथ, तो फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि fringes fringes are narrower if medium is water। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं
तो हमें फिर यहाँ वहाँ पे ये लिखना रहेगा, फ्रिंजेस आर नैरोवर इफ मीडियम इज वाटर। क्लियर है? तो इतनी चीजें सब क्लियर हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन इतनी चीजों में अभी तक? अभी तक तो नहीं। काफी साइलेंट थे, क्या मामला है, कुछ खास? नहीं नहीं, समझ रहे हैं सब कुछ एकदम अच्छे से। अच्छा, क्लियर हो रहा है? हम्म। ठीक है, रिस्पांस नहीं आ रहा था तो हमें लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहीं पीछे ही छूट गए हो, अभी तक समझ में नहीं आ रहा फिर आगे का कुछ? समझ रहे थे। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं, अभी हमारी दूसरी क्लास है, उसके लिए भी लेट हो रहा है। तो गजब। हम्म, दो दो अभी मतलब रात को ही पढ़ाते हैं क्या? अरे 8:30 तक तो चलती है, तो लेट हो गया 7:45 डेली ऐसे ही हो जाता, तो 7:45 तक चलती, फिर 8:45 तक। तो इसके बाद हमारी एक क्लास है वो भी लेट हो रही है, तो उसको लेना है हमें। आज यहीं तक हम्म। रखते हैं, अगर कहो तो इसके बाद कंप्लीट करें, फिर 8:45 के बाद हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके बाद क्या कंप्लीट करें? ये इंटरफेरेंस पूरा, कि इतना काफ़ी है। मतलब कितनी देर पढ़ाएंगे उधर फिर 8:45 से? थोड़ा कुछ क्वेश्चन वगैरह कराने को सोच रहे थे, इसमें अभी कुछ 1-2 फार्मूले और बाकी थे, वो करवाना था। मतलब अब ज़्यादा नहीं बाकी था। तो या तो ऐसा करते हैं कि कल की क्लास में करते हैं। कल 2 तो क्लास चलना है, तो मैथ वाली क्लास में आधा मैथ पढ़ लेंगे, फिर आधा इसको पढ़ लेंगे फिज़िक्स। बाकी फिज़िक्स वाली ठीक है। क्लास में पूरा। तो कल कंप्लीट करते हैं इंटरफेरेंस, और कल ही डिफ्रैक्शन करेंगे हम लोग। तो डिफ्रैक्शन ठीक है। ठीक है। कल मेरे ख़्याल से कल या परसों तक डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन वगैरह लगाते चलेंगे। तो बोर्ड्स के क्वेश्चन लगवाएँगे, और ये जो पढ़ाया है हमने, ये भी बोर्ड्स के हमने पूरा तुम्हारा पूरा क्वेश्चन देखा था हमने, तो बस सुबह तुमको मैसेज भेजा होगा कि अपना वो भेज दो, अरिहंत वाला फिज़िक्स का। तो तुम भेजे नहीं थे, तो हमने नेट से जो है क्वेश्चन पेपर वगैरह देख करके ये इस तरीके से तुमको बताया है कि वो चीज़ें पहले कवर हो जाएँ, जो बोर्ड्स में आती हैं। तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी बोर्ड के हिसाब से बनाएँगे क्वेश्चन पेपर, तो वो चीज़ें तुम्हारी इधर आ जाएँगी। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के हिसाब से तुम्हारा चैप्टर कवर हो, उसके बाद फिर डिटेल में भी पढ़ा देंगे। तो ठीक है। अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक है।